तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना है, तुलनात्मक तौर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना है। देख पा रहा है इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट एक साथ मिला है, ये है सेल। ये कितने वोल्ट का होता है? 12। 1.5 1.5 वोल्ट का रहता है। अगर ये हल्का सा भी गैल्वेनाइज हिस्सा है जो कि हमें दिख रहा है, ये चमक रहा है, इसमें कुछ ना कुछ कोटिंग तो है, हमें कोटिंग अलग करके शुद्ध कॉपर बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम जो रेत पेपर है उससे इसके कॉर्नर पॉइंट्स देंगे ताकि इसकी कोटिंग झड़ जाए। टर्न ज्यादा है वो तो अपन जितने चाहे उतने लपेट सकते हैं, लेकिन इतने ही बहुत रखते हैं। हालांकि जिसमें थिक वायर था इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भरने बहुत कम हो गया क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी का है वो या जो सेल का है वो डोमिनेट होने लगा। पहले इसको जोड़ दिया बैटरी से, बैटरी के एक हिस्से से, तो बैटरी का दूसरा हिस्सा हम स्विच से जोड़ देंगे और स्विच का दूसरा हिस्सा इस टर्मिनल से। एक नेल पर कॉइल को लपेट के उसको बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ा, ये नेल पर कॉइल को लपेट के देखो इसका ये पोर्शन ही बैटरी के एक टर्मिनल से जुड़ा है। उसके बाद बैटरी का दूसरा टर्मिनल यहाँ देखो स्विच से जुड़ा है, ये बैटरी का दूसरा टर्मिनल ये वाला ये स्विच से जुड़ा है, स्विच का दूसरा टर्मिनल यहाँ जुड़ा। अब यदि हम इसके स्विच को ऑन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चालू करना है, हम इसके कीवर्ड्स को पहले समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने से पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझना चाहेंगे, उससे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेट समझना चाहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट एक साथ मिला है यहाँ पर। हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोग्राम सभी पढ़ के आए हैं 3rd चैप्टर में, और मैग्नेटिज्म भी लगभग पूरा पढ़ चुके हैं। यहाँ हम दोनों को मिलाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? जनरेटिंग मैग्नेटिज्म यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हो तो इस प्रोसीजर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, जिसका सबसे पहला एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट है। बचपन से अपन देखते आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक कंडक्टर लेना है, मान लो अपन ने एक आयरन नेल ले लिया, एक खीला ले लिया, बड़ा सा शटर खीला जो आता है ना बड़ा वाला, ठीक। उसमें फिर हमें सुनना ध्यान से, उसमें हमें कॉपर के तारों बाइंड करना है, किया बाइंड। इसके बाद क्या होगा ध्यान से सुनना, ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो देखी गई थी, गौर की गई थी। सर ऑरस्टेड ने क्या किया था, उन्होंने ये गौर किया था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। उन्होंने देखा था कि जब एक तार में करंट बह रहा है तो उसके पास रखे कंपास में डिफ्लेक्शन दिख रहा था। इससे ये पहला ग्लिम्स मिला अपन को, पहली झलक मिली कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। उसके बाद सर फैराडे ने इसका उल्टा किया, जिसमें ये जो इसी में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म हो सकता है तो क्या हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। यहाँ हम दोनों को मिलाने वाले हैं। देखना, हमने एक आयरन नेल लिया और यदि हम इसको किसी एक सोर्स से जोड़ दें, सबसे पहली बात हम इसको यदि दोनों को, इसके वायर को हम किसी सेल से जोड़ दें या बैटरी से जोड़ दें, तो सेल या बैटरी का करंट जिस समय इसमें बहेगा उस समय ये आयरन जो है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये अपने आसपास लोहे के टुकड़े इकट्ठे कर ले या अट्रैक्ट कर ले। और इसकी भी एक कंडीशन है। अब या तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप इसको सीधे सीधे किसी सेल से जोड़ सकते हो, अपनी जो रिमोट वाला सेल तो नहीं, घड़ी वाला सेल जो आता है उससे जोड़ सकते हो, या फिर दूसरा तरीका, या तो आप इसको सीधे किसी सेल से जोड़ सकते हो, या आप किसी स्विच का इस्तेमाल करके इसको किसी बैटरी से भी जोड़ सकते हो, ठीक। या तो सीधे सीधे सेल से जोड़ दो जैसे बता रहे, देखो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो अपने इलेक्ट्रिसिटी के लॉजिक से बताओ, तो हमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इन कॉपर वायर यूज करना चाहिए या थिक कॉपर वायर? कारण और तर्क किस में, वायर कौन से में? देखो, हमें अगर इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जनरेट करना है, हम 4th चैप्टर पढ़ के आए ऑलरेडी, हमें पता है बायो-सावर्ट नियम से कि जो, देखना ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के। हमने B = μ0/4 पाई IDL sin θ/r² पढ़ा है क्यों? तो इससे हमें दिख रहा है B I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना तेज करंट हो उतना तेज मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना तेज ये आयरन की चीजों को अट्रैक्ट करेगी। सुनना ध्यान से, ये मिसकंसेप्शन है जो हम बता रहे हैं, ये गलतफहमी है। देखना, ये तो सही है। अब आदमी क्या सोचता है, अगर करंट बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को कम कर दो, करते हैं। और रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला है ρL/A, यानी रेजिस्टेंस एरिया की क्या है, इनवर्सली, ऐसा है। तो यानी अगर हमें करंट बढ़ाना है तो जो एरिया है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा, यहां देखना, यहां गौर करो, यहां जूम करो, अगर किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उसका करंट बढ़ जाएगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखना है अल्टीमेटली ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मोटा वायर लेंगे, पतला। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखना है, मोटा वायर। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन मिसकंसेप्शन है, कि हम इस मोटे वायर को यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। जब हम इसको कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखना ध्यान से। या फिर
इसमें ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक। तुलनात्मक तौर पे ये ज्यादा मोटा वायर है, ठीक ठीक। अब हम यहां पर क्या लगा दें, कोई बैटरी या वोल्टेज सोर्स। तो हमारे पास ये है सेल, ये कितने वोल्ट का होता है, 12। ये कितने वोल्ट का होता है, 4। किस स्तर के होशियार बच्चे हो, बचपन से जो सेल यूज कर रहे हो वो आपका पता ही नहीं। 4 वोल्ट। देखिए यहाँ देखिए रीडिंग देखना कितनी आ रही है, 1.5 1.5 वोल्ट का रहता है ये, देख लिया ना रीडिंग 1.5। तो ये 1.5 वोल्ट का रहता है और ये कितने वोल्ट की है, 9। 12 वोल्ट की बैटरी अपनी गाड़ियों में लगती है, जिससे अपन ने वो एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा वाला, लाइट रेजिस्टेंस वाला एक्सपेरिमेंट। तो देखिए ध्यान से, अगर ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात, हमें ये जो कॉपर के कॉर्नर पॉइंट्स हैं, हम इसको डायरेक्ट यदि इससे जोड़ दें और फिर इसको आयरन फ्लेक्स के पास रखें तो ये इसे अट्रैक्ट होना चाहिए, पर इस पर किसी भी प्रकार की पॉलिशिंग नहीं होना चाहिए, इस पर शुद्ध कॉपर होना चाहिए। अगर ये हल्का सा भी गैल्वेनाइज हिस्सा है जो कि हमें दिख रहा है, ये चमक रहा है, इसमें कुछ ना कुछ कोटिंग तो है, हमें कोटिंग अलग करके शुद्ध कॉपर बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम जो रेत पेपर है उससे इसके कॉर्नर पॉइंट्स देंगे ताकि इसकी कोटिंग झड़ जाए, ठीक, और ये शुद्ध कंडक्टर बन जाए। अब देख सकते हो इसमें और इसमें कलर में अंतर देखो, यहाँ हल्का सा डार्क ब्राउन कलर है, यहाँ पर हल्का सा लाइट ब्राउन कलर है ना। अब जरा देखो जोड़ के, अब यदि हम इसको जोड़ते हैं इससे डायरेक्ट, इस समय ये मैग्नेट बन जाना चाहिए, लेकिन ये क्या बना है मैग्नेट, नहीं बना। क्यों, कारण। अब जरा इसका उल्टा करके देखते हैं, हम एक ऐसा वायर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वायर का इस्तेमाल करते हैं जो थिक ना हो, जो थिन है, इसका उल्टा जाके देखते हैं। तो हमने एक नील के अक्रॉस ये थिन वायर लगा दिया, आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है इसकी तुलना में कितना थिन, ठीक, जबकि नील हमने खुद मोटा लिया है, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा लगा दिया हमने। पर ध्यान से देखिएगा, हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स को भी और छीलते हैं और उसके बाद जब हम इसको सेल से जोड़ते हैं तो हमने हमारे कॉमन लॉजिक के विपक्ष में जाके एक पतला तार लिया, भले हमने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बढ़ा दी, और उसके बाद जब हम इसको यहां जोड़ते हैं तो अब हमने इस वायर के कॉर्नर पॉइंट्स पे हमने जो वोल्टेज सोर्स है उसको रखा, हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉजिक के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटाइज हो जाना चाहिए। भले ये इस मोटे वायर की कॉइल से नहीं हुआ, लेकिन पतले वायर की कॉइल से हो जाना चाहिए। देखते हैं, देखो देख पा रहा है, ये मैग्नेटाइज हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन ऐसा हो कैसे गया, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना कायदे से। तो कहां चूक हो गई, मोटे वायर में कहां चूक हो गई, वो क्यों नहीं मैग्नेटाइज हो पा रहा। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ देख, यहाँ इस लॉजिक के अकॉर्डिंग कि मोटे वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस कम है, उसका करंट ज्यादा होना चाहिए, उससे तो मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ रहा है, या कहीं ना कहीं हम फिर से कोई आइडियल केस वर्सेस प्रैक्टिकल केस में तो नहीं फंस रहे हैं, बताइए। हमने फिर से कोई आइडियल केस वर्सेस प्रैक्टिकल केस की कंडीशन तो नहीं ले ली। पाथ ऑफ द ट्रेजेक्टरीज पैराबोलिक कब होती है, जब एयर रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन एयर रेजिस्टेंस होता है तो वो सच में पैराबोलिक नहीं होती। वैसे ही ध्यान से समझिए जो हम बोलना चाह रहे हैं लॉजिक, क्या देख, असलियत में जब हम बोलते हैं कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये लॉजिक हम किससे देते हैं, ये लॉजिक देते हैं हम ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से देते हैं कि हमने यहाँ पर सोर्स जोड़ दिया है, क्या सोर्स जोड़ा है, सेल या फिर बैटरी, ये जोड़ा है। ध्यान से सुनना, हम लोग ये बोलते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर या R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के फॉर कांस्टेंट वोल्टेज। देखना, जब हम ये बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के फॉर कांस्टेंट वोल्टेज, वो हम तब बोलते हैं जब हम इकलौता सिर्फ सोर्स का ही रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं, लेकिन सेल का भी तो खुद का रेजिस्टेंस होता है कि नहीं। इस फॉर्मूले को बस हल्का सा और अपडेट किया जाता है सेल के केस में। अगर हम बोलते हैं करंट इज इक्वल टू V अपॉन R आइडियली, लेकिन जब सेल का केस रहता है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस R होता है। ये कौन सा R है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस,
ये जब तक हम ये लॉजिक लगा रहे हैं उस समय तक हम ये मान के चल रहे हैं कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन है या नहीं है। तो अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस बात पे निर्भर करेगा, ध्यान से देख। तो यानी जो ओवरऑल मिसकंसेप्शन चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये नहीं है बात, असलियत में बात ये है। अगर तुम्हें करंट को बढ़ाना है तो तुम्हें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। अब यहां सुनना ध्यान से, जब तुमने, बहुत ध्यान से सुनना, देखना मजा आएगा तुम्हें। जब तुमने मोटा वायर ले लिए तो तुमने वायर के रेजिस्टेंस को तो कम कर दिए, तो अल्टीमेटली इंटरनल रेजिस्टेंस डोमिनेट हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हावी हो गया। मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम और वायर का रेजिस्टेंस है 3 ओम। तुमने एरिया को ज्यादा करके, तुमने कॉइल के एरिया को ज्यादा करके इसके रेजिस्टेंस को कम कर दिए, इसके रेजिस्टेंस को मान लो तुमने 0.1 ओम कर दिए फॉर एग्जांपल, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया। तो वायर को मोटा कर देने के कारण वायर का रेजिस्टेंस कम हो गया, लेकिन जिसके कारण बाय डिफॉल्ट सेल का रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो पूरा करंट सेल में ही ड्रॉप हो गया। लेकिन जब हमने पतला वायर लिया, ध्यान से देखना, मतलब लॉजिक जो लगा है वो क्या लगा है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ये निगलेक्ट हो गया। तो बच्चा क्या, I इज इक्वल टू बी अपॉन अकेला स्मॉल r, पूरा का पूरा करंट इसी में खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। पर जब इसका उल्टा हमने किया, ध्यान से देखना, ये दिख रहा है, जब इसका उल्टा हमने किया कि I इज इक्वल टू बी अपॉन r प्लस r में हमने पतला वायर लिया, पतले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा, वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। मतलब V अपॉन R प्लस R के केस में जब वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, ये वाला केस था, ये वाला केस जिसमें थिक वायर था, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भले बहुत कम हो गया क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी का है वो, या जो सेल का है वो डोमिनेट होने लगा, समझे। वहीं इसका जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस डोमिनेट होने लगा तो बैटरी लार्ज करंट को नहीं प्रोवाइड कर पाई, सेल ज्यादा करंट को नहीं प्रोवाइड कर पाई। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 1.5 वोल्ट, उसके अकॉर्डिंग इस सेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना करंट ये दे सकती है वो सारा करंट इसी के इंटरनल रेजिस्टेंस में खत्म हो गया। इसीलिए इसने मोटे वायर में करंट नहीं दिया, और ये खत्म किया किसने, मोटे वायर के सेल्स ने खुद को खत्म करके सेल के रेजिस्टेंस को बाय डिफॉल्ट बढ़ा दिया। और वहीं जब हमने पतला वायर लिया तो पतले वायर में क्या हुआ, पतले वायर में क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, सेल का रेजिस्टेंस कैसा काम करेगा, कम हो जाने का। अगर ऑलरेडी इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होने का काम करेगा ना, डोमिनेट ये कर रहा है। तो ये ध्यान से समझना, भले इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया लेकिन इसका रेजिस्टेंस कम हो जाने के कारण इससे करंट आसानी से निकल तो पा रहा है, भले वो उतने स्मूथली इसमें ना जा पाए, वो बात की बात है, लेकिन निकलना तो चाहिए। इस केस में तो इससे करंट निकल ही नहीं रहा था क्योंकि पूरा करंट पी के रेजिस्टेंस में खत्म होने लगा, समझे ना ये दोनों अंतर। इसी कारण से जो पतला वायर है उसमें हमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने मिल रहा है। ये आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल केस। ओम्स लॉ में भले बहुत प्यारा लॉ है लेकिन उसकी लिमिटेशन से याद रखो। ओम्स लॉ की पहली कंडीशन ही यही है कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, सोर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। हम ओम्स लॉ जब बोलते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो तब बोलते हैं कि जब कंडक्टर का वोल्टेज कंडक्टर के करंट के बराबर हो, सोर्स का खुद का कोई रेजिस्टेंस ना हो। यहाँ सोर्स का रेजिस्टेंस है तो आइडियल केसेस बहुत आसानी से खत्म किए जा सकते हैं, बहुत आसानी से फेल हो जाते हैं। कब? जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, और अपन को नॉन आइडियल चीजें पसंद नहीं है। ठीक, एक ख्याल से इतने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हैं, वो तो अपन जितने चाहे उतने लपेट सकते हैं, लेकिन इतने ही बहुत रखते हैं। बस वायर लपेटते टाइम ये याद रखना है कि इससे कभी कभी हाथ कट जाता है तो हाथ में कुछ ग्लव्स वगैरह पहन लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो थिन कॉपर वायर इससे सच में कट जाता है हाथ। और तुम लोग पतंग उड़ाते हो तो उसमें तुमने देखे होगे ना, क्या बोलते हो उसको? हाँ, अब क्या करते हैं, देखो ये तो बना दिया, अब ध्यान से देखो हमने इसके पॉइंट को कहाँ जोड़ा है, बैटरी के। तो हम यदि इसके एक पॉइंट को इस बैटरी के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़, या फिर अभी हम डायरेक्ट बैटरी लगा के देखते उसके बाद स्विच से लगा के देखें। नहीं, अभी भी इतना पर्याप्त। और तुम देख पा रहे हो इसमें अगर हमने आयरन नेल को ज्यादा लंबा कर दी तो इतने नंबर ऑफ टर्न्स भी पर्याप्त नहीं हो पा रहे। बजाय इसको इसमें देखो, हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहिए, नहीं बताओ क्या क्या दिक्कत है,
एक लॉजिक बताना कि इसमें ये चिपक रहा है, इसमें मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है वो सीधे सीधे दिखता है। हाँ, इसमें क्यों नहीं दिखता है? उनका लॉजिक देख लो ऑलरेडी। भैया ये वायर अब भी निकाल लें, इसको छीलना पड़ेगा साइड से, इस पे कोटिंग लगी है अभी भी। कहाँ है वो? ये समझे ना, इसकी कोटिंग को हमें छीलना पड़ेगा तब जाकर ये अब काम करेगा क्या ये? ये देखो कर रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। देखो वोल्ट भी उठा दिया इस एंगल पे से। तो यानी कहीं ना कहीं ये सर्किट कौन सकता है जो हम बनाना चाह रहे हैं। इस सर्किट के लिए हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से, हमें इसको जोड़ना है बैटरी के इस हिस्से से। तो बैटरी के कनेक्शंस हमारे पास ऑलरेडी हैं, हम इसको अटैच कर देंगे, इसमें कर दिया। उसके बाद इस नेल के एक हिस्से को हम जोड़ देंगे बैटरी के इस पॉइंट से। देखना ध्यान, ये तो ऑलरेडी छिले हुए ही आते हैं, ये एल्यूमिनियम के हैं क्योंकि। उसके बाद दूसरे हिस्से को हमें ले जाकर स्विच से जोड़ना है। स्विच हमारा ये है, देख पा रहा, इसको हम बैटरी के दूसरे हिस्से को, देखो यहां देखना, यहाँ पे हमने पहले इसको जोड़ दिया बैटरी से, बैटरी के एक हिस्से से, तो बैटरी का दूसरा हिस्सा हम स्विच से जोड़ देंगे और स्विच का दूसरा हिस्सा इस टर्मिनल से। एक नेल पर कॉइल को लपेट के उसको बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ा, ये नेल पर कॉइल को लपेट के देखो इसका ये पोर्शन ये बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ा। उसके बाद बैटरी का दूसरा टर्मिनल यहाँ देखो स्विच से जुड़ा है, ये बैटरी का दूसरा टर्मिनल ये वाला ये स्विच से जुड़ा है, स्विच का दूसरा टर्मिनल यहाँ जुड़ा। अब यदि हम इसके स्विच को ऑन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना है, तुलनात्मक तौर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना। देख पा रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करता है। यहाँ जाकर हमने ये देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, कैसे काम करता है, और हमने इसकी पावर को देखा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन